की मैं श्रवण वर्णा कक्षा 12 में व्यवसाय अध्ययन विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ। इसके अंदर आपको पहले के वीडियो में प्रबंध के परिभाषा, प्रबंध की विशेषता बता चुका हूँ। प्रबंध की विशेषता में प्रबंध सार्वभौमिक है, प्रबंध एक गतिशील क्रिया है, प्रबंध एक अमूर्त क्रिया है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ, प्रबंध के क्या उद्देश्य है, प्रबंध करना क्यों आवश्यक है, उसके बारे में मैं आज प्रबंध कराऊंगा। उद्देश्य किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करते हैं, कार्य उद्देश्य के लिए ही होता है। बिना उद्देश्य कोई भी काम नहीं होगा। तो एक प्रबंधक के क्या उद्देश्य होते हैं, व्यवसाय के अंदर प्रबंधक के क्या उद्देश्य होते हैं, उसमें पहला उद्देश्य है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठन के क्या उद्देश्य है, संगठन के जितने भी पक्षकार हैं, कर्मचारी, अधिकारी, अंशधारी, लेनदार, जितने भी समाज, जितने भी पक्षकार हैं, उन पक्षकारों का ध्यान में रखकर अपने संगठन का संचालन करना। अंशधारी कहते हैं जो व्यक्ति अंश पूंजी में पैसा लगाता है, किसी भी कंपनी के अंश क्रय करता है और उसमें जो पैसा लगाता है, अंश क्रय करके अपनी राशि को विनियोग करता है, वह अंशधारी। कर्मचारी, काम करने वाला श्रमिक, ग्राहक, जो हम उत्पादन करेंगे उस उत्पादन को क्रय करने वाला ग्राहक। सरकार को समय पर करों का भुगतान करना। ये हितार्थी हैं, उनका ध्यान रखेंगे तो हमारा संगठन दिनों दिन प्रगति करता जाएगा और हम अधिक से अधिक लाभ अर्जन करते रहेंगे। तो पहला जो है वो है संगठन में जीवित रहने के लिए उत्पादन क्यों किया जाता है, संगठन जीवित रहे, लाभ कमाए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे, अधिक से अधिक लाभार्जन करे, मानव और भौतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके अपने संगठन को जीवित रखना और जो भी इसके पक्ष हैं उन पक्षों की समय पर आवश्यकताओं की पूर्ति करना। इसलिए जीवित रहने के लिए संगठन को लाभ कमाना आवश्यक है, जिससे वो अपनी आवश्यकता पूर्ति करता रहे और वो अधिक दिन, अधिक समय तक चिर और शाश्वत जीवित रहे। दूसरा है लाभ अर्जन करना। संगठन का उद्देश्य होता है अपने सामान को अच्छा गुणवत्ता वाला बना करके समाज को उपलब्ध करवाना और उससे अधिक लाभ अर्जन करना, जिससे संगठन की आवश्यकताएं पूरी होती रहे, लाभ कमाते रहे। समाज के जितने भी पक्ष हैं उन पक्षों का हमारा दायित्व है, उन दायित्वों का हम समय पर भुगतान करते रहें और जो लाभार्जन किया है उससे हमारे संगठन को अच्छा बनाया जाए और उसकी और शाखाएं दूसरी जगह पर खोली जाए, उसकी बढ़ोतरी की जाए।
इसलिए लाभ कमाना आवश्यक है। फिर स है, जब हम सभी आवश्यकता हमारी ये चीजों पर पूरी रहती है तो हमारी आकांक्षाएं बढ़ती है। हम सोचते हैं कि पिंडवाड़ा में हमारा प्लांट लगा हुआ है तो क्यों ना हम आबरोड के अंदर एक प्लांट लगाएं, फिर वहां भी ज्यादा लाभार्जन करते हैं, हमारा संगठन आगे बढ़ जाता है, अच्छा उत्पादन करता है। तो फिर सोचते हैं हम अहमदाबाद के अंदर इसका एक ब्रांच खोल देते हैं, वहां से भी उनको अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, अच्छा लाभार्जन करते हैं। फिर वह मुंबई में जाकर भी अपना प्लांट स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। जब पूरे देश के अंदर उनकी ब्रांचें खुल जाती है तब आकांक्षा होती है क्यों नहीं हम विदेशों के अंदर भी हमारा संगठन को स्थापित करें, जिससे और भी विदेशी आय प्राप्त की जाए और ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जन किया जाए। आकांक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती है, आकांक्षा बढ़ती रहती है। तो हमारे संगठन को आगे बढ़ाने के लिए लाभ कमाना आवश्यक है। हमारे संगठन को जीवित रखने के लिए इन पक्षकारों में ध्यान रखना आवश्यक है। लाभ कमाने के लिए, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए लाभ कमाना आवश्यक है। संगठन को बढ़ाने के लिए, संगठन की शाखाएं खोलने के लिए लाभ कमाना आवश्यक है। और जितने भी पक्षकार हैं उन पक्षकारों के समय पर अंशधारी है समय पर लाभांश का भुगतान करना, कर्मचारी है कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान करना, ग्राहक है उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें समय पर वस्तु उपलब्ध करवाना, सरकार है उसे समय पर करों का भुगतान करना। अगर ये कोई संगठन करता रहता है तो अधिक समय तक वो जीवित रहता है और दिनों दिन दिन दूनी और रात चौगुनी वो क्या है बढ़ोतरी करता रहता है। ये किससे संभव है? प्रबंध से ही संभव है। अगर प्रबंध अच्छा किया जाएगा तो संगठन जीवित भी रहेगा, संगठन लाभ भी कमाएगा और संगठन आगे भी बढ़ेगा। पहले प्रबंध गौण था, अब प्रबंध मुख्य बन गया है। जो व्यवसाय प्रबंध का ध्यान नहीं रखता है, वर्तमान में भी प्रबंध को गौण समझता है, तो इस प्रतिस्पर्धा बाजार के अंदर, कंपटीशन बाजार के अंदर उसे चलन से बाहर हो जाना होगा यदि वो प्रबंध का उपयोग नहीं करेगा। अब एकाधिकार नहीं है, आपने इकोनॉमिक्स से पढ़ा है, एकाधिकार, प्रतिस्पर्धा, पूर्ण प्रतिस्पर्धा आप पढ़ चुके हैं। यदि या फिर अभी आगे आएगा पूर्ण प्रतिस्पर्धा, जहां पर पूरी प्रतिस्पर्धा हो, एक ही वस्तु के कई व्यक्ति बेचने वाले हो, एक ही वस्तु के कई प्रकार के उत्पाद हो, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में आ जाएगी। एकाधिकार में एक ही व्यक्ति उस पर्टिकुलर व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है तो वह एकाधिकार के अंदर आ जाएगा। लेकिन हमें बाजार के अंदर कंपटीशन में उतरना है, हमें अधिक से अधिक लाभ कमाना है, तो हमारा अच्छा उत्पादन, गुणवत्ता वाला उत्पादन होना चाहिए और कम मूल्य पर ग्राहकों को उपलब्ध होना चाहिए। वो कब संभव होगा? जब हम प्रबंध का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? प्रबंध का उपयोग करेंगे। प्रबंध का उपयोग क्या होता है? प्लानिंग करना, नियोजन। ये मैं पहले पढ़ा चुका आपको। नियोजन, प्लानिंग करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये प्लान हमेशा चलता रहेगा। पहले हमको उसको स्टेब्लिश करने के लिए, उसको स्थापित करने के लिए, उसके बाद में उसको संचालन करने के लिए, और जब संचालन हो जाता है तब हम सोचते हैं उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। जब भी नियोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो नियोजन कभी समाप्त नहीं होता है, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। फिर संगठन, अगर हम प्रबंध करेंगे किस जगह पर कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, किस योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, उसे हम कहेंगे संगठन। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है उसे हम संगठन कहेंगे। अब इस संगठन को भौतिक रूप देने के लिए, संगठन बनाने के लिए हम जो कार्य करते हैं वो होता है नियुक्तिकरण।
नियुक्तिकरण। जब हम नियुक्ति करते हैं तो हमारा संगठन बन जाता है। नियुक्तिकरण हमें संगठन का निर्माण करने के लिए विभिन्न पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, दूरदर्शन पर इसका विज्ञापन निकालेंगे, रोजगार का विज्ञापन निकालेंगे, लोग आवेदन करेंगे, समय पर हमारी टीम होगी, वो उसकी परीक्षा लेगी, उसके अंदर चयनित व्यक्ति आएंगे और चयनित व्यक्ति आने के बाद हम प्रशिक्षण देंगे और प्रशिक्षण देने के बाद में हम उन्हें हमारे प्लांट के अंदर नियुक्त करेंगे। तो नियुक्तिकरण हो जाएगा और फिर हम निर्देशन करेंगे। जब नियुक्ति रहती है तो करते हैं निर्देशन। व्यक्ति को लगा तो दिया लेकिन वो क्या करेगा? खड़ा खड़ा मुंह देखेगा, इसलिए उसको क्या कार्य करना है इसका निर्देश देना आवश्यक है, वह कहलाता है निर्देशन। और अंत में आएगा नियंत्रण। नियंत्रण से तात्पर्य है, नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है यदि आपने परीक्षा के अंदर 99% प्राप्त करने का आकांक्षा रखी थी, आपने टारगेट बनाया था, हमें बोर्ड परीक्षा के 99% अंक प्राप्त करने हैं और यदि आपके 99% अंक प्राप्त हो जाते हैं तो नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि आपने 90% प्राप्त किया तो 9% कम क्यों रहे? कल्पित उद्देश्य और वास्तविक उद्देश्य में जो अंतर होता है उस अंतर को पूरा करने के लिए ही नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है। ये ही एक प्रबंध है, इसे ही कहते हैं प्रबंध। इनका उपयोग करना इसे कहते हैं प्रबंध। यदि इनका सही तरह से उपयोग किया जाएगा तो हम हमारे जो आवश्यकता है जीवित भी रह सकते हैं, लाभ भी कमा सकते हैं और बढ़ोतरी भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है सामाजिक उद्देश्य। आप सब जानते हैं जितने भी बड़े प्लांट हैं, जितने बड़े संगठन हैं, वह समाज को उसकी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए समाज को ही उत्पाद बेचता है, समाज से प्राप्त करता है, समाज को बना करके पुनः देता है। तो समाज की जो आवश्यकता है उसकी एक ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है कि समाज को अच्छा गुणवत्ता वाला उत्पादन दिया जाए। उसके जो आकांक्षा है, समाज की जो आकांक्षा है, उन आकांक्षाओं को पूरा किया जाए। समाज के लोगों को समय पर रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। समाज कल्याण के कार्य, समाज के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो निःशक्त जन हैं, जो खुद कुछ कार्य कर नहीं पाते हैं, उन्हें यदि समय पर कुछ पेंशन व्यवस्था की जाए, कुछ अनुदान दिया जाए तो वो भी अपना जीवन यापन सही तरह से जीवन यापन कर सकते हैं। इसी तरह से चिकित्सा सुविधा, यदि कोई संगठन समाज के अंदर जाकर के निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाता है तो ये भी समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, समाज कल्याण कार्य होता है। अगर किसी गांव के अंदर स्कूल चल रही है, स्कूल के अंदर किसी चीज की आवश्यकता है, मान लो दरी पट्टियों की आवश्यकता है, फर्नीचर की आवश्यकता है, कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो अगर प्लांट में वो पैसा अगर उन्होंने खर्च करेंगे, कुछ उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाएंगे तो समाज को दिखेगा कि ये प्लांट हमारे विकास के अंदर पैसा खर्च कर रहा है, तो उसके प्रति उनकी एक लगाव बढ़ जाएगा। और कोई भी संगठन अपनी तरफ से पैसा खर्च नहीं करता, सरकार ने नियम बना रखे हैं कि कोई भी संगठन अपने लाभ का 2% समाज के विकास में खर्च करेगा। ये नियम बना हुआ है, ये इसका संगठन के दायित्व है, उन्हें संगठन के सामाजिक दायित्व और उन्होंने संगठन के सामाजिक दायित्व निर्वहन करने के लिए एक कमेटी का गठन कर रखा है। इस तरह से हमें अगर समाज का ध्यान रखेंगे तो समाज में हमारा ध्यान रखेगा। तो सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भी प्रबंध करना आवश्यक है। प्रबंध उद्देश्य होता है कि समाज की आवश्यकता पूरी हो। अगर हम समाज की आवश्यकता पूरी करेंगे तो हमारा प्लांट है अधिक से अधिक लाभ अर्जन करेगा और दिन दूनी रात चौगुनी विकास करता रहेगा। हमारी समस्त आवश्यकताएं लाभार्जन करेंगे तो हमारी समस्त आवश्यकताएं उससे पूरी होती रहेगी और हम हमारे जो
हितार्थी है उन हितार्थियों को समय पर उनके लाभांश का भुगतान है, वेतन का भुगतान है, सरकार के करों का भुगतान है, समय पर करते रहेंगे। फिर आएगा हमारा कर्मचारीगण संबंधी उद्देश्य। कर्मचारीगण संबंधी उद्देश्य क्या होता है? कर्मचारियों के ऐसा वातावरण उत्पन्न करना जिससे वो असहज महसूस नहीं करे। असहज मतलब ड्यूटी पे जाते हैं ऐसा महसूस नहीं करे कि मैं यहाँ पर संतुष्ट नहीं हूँ। जहाँ पर वो काम करने जाता है उस काम करने का स्थान उसका अच्छा होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए, जिससे वह संतुष्ट, मानसिक रूप से संतुष्ट होकर अपने कार्य को आसानी से पूरा कर सके। क्योंकि कर्मचारी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी होता है, उसकी आवश्यकताएं अनंत होती है, और अगर वो घर से भी बजट रहेगा और अगर काम पर आकर भी बजट रहता है, ज़्यादा व्याकुल रहेगा, तो वह अपने 100% कंपनी को योगदान नहीं दे पाएगा। इसलिए कर्मचारी संतुष्ट रहेगा। जितना कर्मचारी संतुष्ट रहेगा उतना ही संगठन विकास करेगा। ये टाटा ने, रतन टाटा, जमशेदजी टाटा जिनके पिताजी थे, उनका मूल उद्देश्य था कि अगर कर्मचारी को संतुष्ट रखा जाए तो हम अधिक से अधिक लाभार्जन कर सकते हैं। कर्मचारी को उचित वातावरण प्रदान करना, समय पर वेतन का भुगतान करना। एक अल्प वेतन भोगी की कई आवश्यकताएं होती है, उसको यदि 2 तारीख को वेतन मिलता है तो 2 तारीख को वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए किसी भी तरह से, क्योंकि कम पैसा है, उसको अपनी व्यक्तिगत कई आवश्यकता होती है, बच्चों की आवश्यकता है, अपने परिवार की आवश्यकता है, समाज की आवश्यकता है, कई आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है। इसलिए उसको समय पर वेतन का भुगतान हो जाना चाहिए, जिससे वह अपने व्यक्तिगत कार्य को समय पर पूरा कर सके। इसी तरह से सामाजिक कल्याण के कार्य है। कर्मचारी को जो बेनिफिट दिए जाते हैं, छुट्टियों की सुविधा दी जाती है, उन्हें स्थायीकरण कि मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे कोई हटा नहीं सकता, इस तरह उन्हें मन में ऐसा होना चाहिए कि मैं यहाँ परमानेंट हूँ, ऐसे उनके अंदर भावना होनी चाहिए। उनको स्थायीकरण अवश्य करना चाहिए, जिससे वो वहाँ पर आराम से अपनी नौकरी कर सके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे कोई हटाएगा नहीं। अस्थायी होगा तो उसका मन लगेगा नहीं, स्थायी होगा तो वह सही तरह से कार्य करेगा। उसके बाद में उसको जब सेवानिवृत्त होता है तो उसे पेंशन व्यवस्था है, ग्रेजुएटी है, जीपीएफ है, एसआई है, जो भी सुविधाएं मिलती है सरकार की तरफ से, ऐसी सुविधाएं अगर कर्मचारी उपलब्ध करवाई जाएगी तो कर्मचारी मन लगाकर अपने कार्य संगठन में करेगा, जिससे संगठन दिनों दिन वृद्धि करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा और समाज में जीवित रहेगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन उद्देश्यों के लिए ही प्रबंध किया जाता है। प्रबंध करने का मुख्य उद्देश्य होता है, उद्देश्य यही है कि उनका संगठनात्मक उद्देश्य होता है पहला, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य, तीसरा है कर्मचारी का उद्देश्य। आपको जो प्रश्न करना है वो प्रश्न करेंगे। संगठन के सामाजिक उद्देश्य क्या है? संगठन के सामाजिक उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न करके लाएंगे।